यूं तो अपनी प्रकृति, पर्यावरण से प्रेम और उसका सम्मान एक सतत भावना है, मगर कुछ ऐसे अंतराल और आयोजन होते हैं जहां इन बातों पर खासा जोर दिया जाता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी धारा में बनी रहें। वन महोत्सव एक ऐसा ही आयोजन है और साहित्य हमेशा से ही ऐसे आयोजनों में अपनी भूमिका अदा करता आया है। इसी क्रम में रुख करते हैं उत्कल भूमि ओडिशा का, जहाँ की साहित्यकार सुजाता शिवेन हमें ओडिया कविता में बिखरे हुए वन, नदी, प्रकृति और पर्यावरण के सरोकारों से हमारा एक परिचय करा रही हैं। प्रकृति उत्कला। ओडिशा, जो उत्कल और कलिंग के नाम से भी लोकप्रिय रहा है, वो श्री जगन्नाथ की पावन भूमि के साथ विराट समुद्र तट और प्राकृतिक सौंदर्य के चलते भी दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र रहा है। जाहिर है कि यहाँ के साहित्यकार अपनी रचनाओं में इस प्राकृतिक सुंदरता और उसकी लीलाओं का प्रचुरता में वर्णन करते हैं। ओडिया साहित्य की परंपरा लगभग 1000 वर्ष तक जाती है, जिसके आरंभिक काल से आधुनिक काल तक की ज्यादातर छवियां प्रकृति से ही ली गई है। ओडिया साहित्य की इस लंबी परंपरा में मनुष्य का जीवन प्राकृतिक और आध्यात्मिक था। तो प्रकृति उसके आकर्षण का केंद्र थी, उसका आधार भी थी और उसके कभी कभी दंड देने वाली भी थी, जैसे सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान और इनसे होने वाले कष्ट भी बाद में साहित्य के हिस्सा बने। बाद में औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था आया, उसमें ओडिशा साहित्य में भी आधुनिकतावाद आई, लेकिन प्रकृति यहाँ भी मौजूद थी। राधानाथ राय की चिलिका झील पर लिखी कविता क्लासिक का दर्जा पा चुकी है। तो इसके कुछ पंक्तियां मैं पहले आपको उड़िया में सुनाऊंगी, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। उड़िया में वो लिखते हैं, उत्कल कमला विलास दीर्घिका मरार मालिनी नीलांभु चिलिका उत्कल र तुही चारु अलंकार उत्कल भुवने शोभार भंडार। यानी उत्कल लक्ष्मी विलास दीर्घिका हंसों से भरी नीलांबू चिलिका, उत्कल की तुम सुंदर अलंकार, उत्कल प्रदेश का शोभा भंडार। और आगे जाते हैं, महानदी के बारे में भी आपको पता होगा, बहुत बड़ी नदी है उड़ीसा की और ये उड़ीसा का गर्व की भी बात है। तो पद्मश्री मायाधर मानसिंह जी ने महानदी में ज्योत्सना विहार के ऊपर में एक पूरी बहुत लंबी कविता लिखी थी। उसका मैं एक ही पद जो है आपको पहले उड़िया में सुनाऊंगी, उसके बाद हिंदी में। तो दूर बाही नाउरीर सरल संगीत पवने आशई भासी नदी बक्ष परे क्षेपणी आघाते देखो चंद्रिका रंजित नदी बारी लक्ष्य रोप्य पुष्प सृष्टि करे। तो महानदी में वो नौका में विहार कर रहे थे। चांदनी रात थी, उसमें दूर से जो एक केवट था उसका एक संगीत हवा में तैरती हुई आ रही है और वो उसको सुन के मोहित हो रहे हैं और उसकी जो पतवार है पानी को काट रहा है, तो उस पानी में चांद की किरणें पड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल चांदनी जैसे लग रही हैं और जब वो छिटक रही हैं पानी की बूंदें, तो ऐसा लग रहा है कि लाखों चांदनी के जो छोटे छोटे टुकड़े वो बिखर रहे हैं। तो ये कितना सुंदर उनका वर्णन है प्रकृति को लेकर, कितना अच्छा वर्णन है। चांदनी रात में महानदी में आप विहार कर रहे हो और इतना सुंदर वर्णन। आजकल तो हम चांदनी को देख भी नहीं पाते हैं, चांद को देखना ही हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम इस कविता से ही चांद की इस तरीके की सुंदरता का उपभोग कर सकते हैं। इस तरह से गंगाधर मेहर जी भी ने प्रकृति केंद्रित कविताएं बहुत लिखी हैं और उनकी प्रकृति के सौंदर्य और मानव जीवन पर प्रकृति का प्रभाव का वर्णन करते हैं। उनकी जो कविता एक है अमृतमय, वो प्रकृति को प्रतीक के रूप में लेकर अपने को अमृत सागर की बूंद मानकर बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो उस कविता को मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सुनाती हूँ कि मैं सचमुच अमृत सागर की एक बूंद हूँ। मैं सचमुच अमृत सागर की एक बूंद हूँ। सागर को त्याग कर मैं दूर आकाश में ऊपर उठ गया था। अब नीचे आकर मैं अमृतमय प्रभाव में शामिल हो गया हूँ और आगे के सागर की ओर गति कर रहा हूँ। यदि
पाप की गर्मी से मैं रास्ते में बाष्पित हो जाऊंगा तो बाद में ओस के रूप में मैं नीचे उतरूंगा, अमर प्रभाव के साथ मैं सागर में मिल जाऊंगा। तो कितनी अच्छी बात है कि वो बूंद बने हैं, फिर बादल बनते हैं और फिर बूंद बन के सागर में आ जाते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने अपने को अमृत की बूंद माना है। इस तरीके से कुंतला कुमारी साबत जी जो महिला लेखिका हैं उड़ीसा की और बहुत पुरानी लेखिका रही हैं और ज़्यादातर माना जाता है कि वो पहली कवि भी रही हैं, कवियत्री। उन्होंने शेफाली के प्रति यानी हरसिंगार के को संबोधित करते हुए कविता लिखा है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं पहले उड़िया में और फिर हिंदी में आपको बताऊंगी। केउ दूर तरु बरे फुटी अच्छी गोप ने भूरु भूरु गंध तोरो भासी आसे पवने बातायने पासे बसी चाहे निवेदित शशि हसी हसी सते उई आसे दूर गगने भाबावेसे मुग्ध मुँह की मज्जी अच्छी स्वप्ने। तो शेफाली जब खिली है और रात को ही खिलती है, सुबह जैसे सूरज की किरण से वो मुरझा जाती है तो गिर जाती है, तो उसको एक कह रहे कि कहाँ तुम चुपचाप कहीं तुम गुप्त रूप से खिली हो, लेकिन तुम्हारी जो सुगंध है जो है वो पवन में हवा में आ रही है। मैं खिड़की के पास बैठ के जो नवोदित शशि मतलब अभी अभी जो उग रहा है चांद को मैं देख रही हूँ, वो जो है चांद हंसते हुए निकल रहा है और मैं भावमग्न हो गई हूँ। तुम्हारे खुशबू चांद का उगना और उसमें मैं मुग्ध होकर सपनों में जैसे खो गई हूँ। आगे मैं आपको अभी ये सब जो है मैं कुछ पुराने लेखक जो थे और उन्होंने जो कविताओं को लिखा, अब मैं कहूँगी कि अभी भी जो समकालीन लेखक भी हैं और कुछ समकालीन लेखक जो दिवंगत भी हो गए हैं, उनकी भी कविताओं में हमें इसी तरीके से प्रकृति का वर्णन मिलता है। और ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित उड़िया कवि सीताकांत जी की कविता है पंछी अकेला। इन्होंने कई कविताओं में फूल, पेड़, पंछी, बरसात के जरिए प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बरसात कविता में उनका बचपन भीग रहा है और सूर्योदय कविता में सूर्य को संबोधित करते हुए उसे सहस्रासु, हे महाद्युति, हे जबा कुसुम, हे काशीपन नंदन कहते हुए उनके अंधेरे कोने को कब दूर कर उनके सीने के भीतर कब उगेंगे यह पूछ रहे हैं। जयंत महापात्र जी भी जो भौतिकी के प्रोफेसर रहे और अंग्रेजी के प्रतिष्ठित कवि रहे, उन्होंने अपने पहले चंद्रभागा नाम के एक पत्रिका निकाली और उनकी एक कविता की पंक्तियां देखिए। यहाँ इस उदास घाटी में हल्के चांद के बहाव के नीचे लेटी हुई हवा के एक देवता की तरह बैठी है, नंगे सिर और जागी हुई। यह एक पल के लिए घास में एक पत्ते पर लटकी हुई है, उस सभी छिपी हुई उदासी को एकांत में ले जाती है। वनों पेड़ों के साथ मनुष्य का आदिम संबंध है और इसको भी बहुत खूबसूरत से दर्ज करते हुए सरस्वती सम्मान से सम्मानित पद्म भूषण रमाकांत रथ जी की कविता बगीचा में वो लिखते हैं। बगीचे में कितने पेड़, हरे पत्तों से सारे पेड़ भरपूर, हवा बहने पर पत्ते सारे डोलते हैं, उल्लास में या कांपते रहते हैं, चले आ रहे पीले सूखे खड़खड़ाते दिनों को देखकर कुछ दूरी पर। अब मैं आपको अपनी एक कविता पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जिसको मैंने नदी के बारे में लिखा है और नदी से हमारा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। नदी के बिना हमारा शहर नहीं बसता है, तो कुछ उसी भाव को मैंने यहाँ व्यक्त किया है। नदी के मायने हैं खो जाना, नदी के मायने हैं खो जाना समुद्र की गहराई में, नदी के मायने हैं लुप्त हो जाना पाताल में। नदी के मायने हैं सुखी एक लकीर बन जाना, नदी के मायने हैं जन बस्ती बसा लेना किनारे अपने, गढ़ लेना एक सभ्यता अपने आंचल में, नदी के मायने प्रगल्भा बन किनारा लांग तुम्हें छू लेने की कोशिश, प्रलयंकारी बन उत्ताल मत सब तहस नहस कर देना भी है नदी के मायने, सुधीर निर्झर कल कल नाद बहते पत्थर को तराश कर बना दे भगवान, नदी के मायने औरत भी है।
और कुछ हाइकू है जो मैं कहना चाहती हूँ कि हाइकू में प्रकृति का वर्णन ही होता है। उसकी जो मूल भावना है वो प्रकृति ही होती है। प्रकृति को बिल्कुल ही उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रकृति हमको दिखती है, हम देखते हैं और जो महसूस करते हैं, उसी तरीके से ही वर्णना करना होता है। इसमें बहुत ज्यादा भाषा और बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक दो पहले उड़िया में बता देती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में बताऊंगी। बसंत दूत बसी आंब डालरे गाउछी गीत, यानी बसंत का दूत हम कोयल को मानते हैं। तो कोयल जो है बसंत आम के टहनी पे बैठ के गीत गा रहा है। नाही ठिकाना कुआड़ू आसे मेघ जाए कुआड़े, यानी जहाँ पता नहीं है उस तरीके से बादल पता नहीं कहाँ से आता है, उसका कोई पता नहीं रहता है कि वो कहाँ रहता है, और आता है और कहीं चला जाता है। तो बिल्कुल ही उस तरीके से हम इसको व्यक्त करते हैं जैसा हम देखते हैं। तो हिंदी में ये है, चिड़िया चुगे दाना प्रेम में पगे आंगन मेरे, नदी की धारा बाधाओं को अपने बहा ले जाए। और एक वानगी है सूरज के लिए, सूरज नापे सड़क दिवस का सांझ को लौटे। इस तरीके से आप लोगों को कुछ प्रकृति और उड़िया साहित्य से जुड़े हुए कुछ बातें पता चली होंगी। और आज भी उड़िया कविताओं में प्रकृति अपनी सुंदरता के साथ में उपस्थित है और कहीं प्रतीकात्मक रूप में भी उपस्थित है। और ये बात हमें आश्वस्त करती है कि यह पृथ्वी प्रकृति के साथ ऐसे ही सुंदर बनी रहेगी। अभी आपने सुना वरिष्ठ साहित्यकार सुजाता शिवेन को। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।